दैट इज योर भोपाल गैस वैल्यूएबल फॉर यू, जो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली जो इसके लोग हैं, जो इसकी मैनेजमेंट थी, तब उनकी कितने लोग हुए, 5 लाख से भी ज्यादा लोग एक्सपोज हुए थे इस गैस से, सिर्फ भोपाल नहीं, भोपाल के आस। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज राशि रेडिया एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाली हूं जो इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस 2026 तक भी लोग जो पैदा हो रहे हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं। उसके रेपोकशंस इतने वास्ट थे, दैट इज योर भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसकी डेट थी December 2 and 3 of 1984। अनफॉर्चुनेटली ये वो ट्रेजेडी है विच लेड इंडिया टू इनैक्ट योर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर 1986। तो क्या हुआ था इस पूरे डिजास्टर में, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, कौन कौन सी कंपनीज, किसकी कितनी लाइबिलिटी, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे हम। एंड साथ ही साथ हम टॉट्स का वो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो इंडिया ने अप्लाई करा आफ्टर दिस पर्टिकुलर डिजास्टर। बट बिफोर वी मूव अहेड, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। अगर आप हमारे करियर्स अड्डा की ऐप पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ ऑल कोर्सेज में आप लॉ एंट्रेंस में जाएंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इफ यू थिंक एनी ऑफ दीज कोर्सेज आर वैल्यूएबल फॉर यू, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो एमएच सेट हो, CUET PG हो, PULLB हो, क्लैट हो, कोई भी कोर्स है तो गो गेट योर सेल्फ इनरोल्ड। यू विल गेट एक्सेस टू सो मेनी कोर्सेज। इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, एंड उसमें आपको जितना भी मटेरियल, जो भी एक्सपर्ट गाइडेंस है, हर चीज प्रोवाइड होगी। एंड ऑब्वियसली रिमेंबर, यूज द कोड RSNLU फॉर मोर डिस्काउंट्स। अगर आपको और डिस्काउंट्स की जरूरत है तो इस कोड को जरूर अप्लाई करें। चलिए लेट्स मूव बैक टू आवर भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो यूनियन कार्बाइड नामक जो एक कंपनी थी, ये पूरे इस डिजास्टर के लिए इन्वॉल्व थी। अनफॉर्चुनेटली जो इसके लोग हैं, जो इसकी मैनेजमेंट थी, तब उनकी मैनेजमेंट को इंडिया के गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली यहाँ से भगवा दिया गया था उन्हें, सिंपली फॉर द रीजन क्योंकि डिजास्टर की स्केल इतनी ज्यादा थी कि अगर वो इंडिया में रुकते तो लोग उन्हें मार देते। इतना ज्यादा ट्रैजिक था ये डिजास्टर। तो हुआ क्या, वो चीज समझते हैं। द नाइट दैट चेंज्ड इंडिया फॉर एवर, अनफॉर्चुनेटली ऑन द नाइट ऑफ December 2 and 3 1984, a catastrophic leak of what gas, methyl isocyanate, जिसे उस टाइम पे एंड शॉर्ट में जिसे हम MIC गैस कहते हैं, वो लीक हुई थी फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का प्लांट, पेस्टिसाइड प्लांट जो था, एंड लोकेटेड ये ऑब्वियसली हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में था। इससे एक बहुत ही डेंजरस गैस लीक हुई जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC जिसे कहते हैं। A toxic cloud engulfed the dense population surrounding areas, causing one of the worst industrial disasters in human history। कई लोग कहते हैं कि शर्नोबिल के बाद भी जो एक ऐसा डिजास्टर है जो बहुत शॉकिंग है, जो पूरी कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी को टिल डेट शेक करता है, दैट इज योर भोपाल गैस ट्रेजेडी। शर्नोबिल एक न्यूक्लियर डिजास्टर था, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं शर्नोबिल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में नेचुरल डिजास्टर जरूर लिखिए, एंड मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी आपके लिए, ताकि आप इन दोनों डिजास्टर्स को बहुत अच्छे से समझ पाएं। राइट, तो हुआ क्या, 42 टन्स ऑफ MIC स्टोर थी हमारे टैंक 610 में। ठीक है, 42 टन्स इज अ वेरी वास्ट अमाउंट। 3800 लोग से भी ज्यादा की इमीडिएट डेथ हो गई थी। इतनी डेंजरस एंड हजार्डियस थी ये गैस कि इतने लोग एकदम से मर गए। एंड ओवरऑल एस्टिमेट जो चलता रहा धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, दैट हैज बीन बियॉन्ड 25,000 पीपल। 25,000 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं। एक्सपोज कितने लोग हुए, 5 लाख से भी ज्यादा लोग एक्सपोज हुए थे इस गैस से। सिर्फ भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास जितने शहर हैं उधर भी ये गैस पहुंची थी। ऑब्वियसली इट बीइंग अ गैसियस सब्सटेंस, ये एयर के थ्रू ट्रैवल कर रही थी, एंड ये बहुत डेंजरस थी। The MIC, that is your methyl isocyanate, is an extremely toxic gas which is heavier than air. It is spread at ground level, engulfing homes, slums। जो झोगी झोपड़ी वाले घर थे, स्पेशली जो इस पर्टिकुलर फैक्ट्री के आसपास इर्द गिर्द थे, वहाँ के लोगों ने जो एक्सपोजर फेस करा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और टेरेबल था। एक्सपोजर कॉज सिवियर रेस्पिरेटरी डैमेज, ब्लाइंडनेस एंड डेथ। रेस्पिरेटरी, सांस लेने में दिक्कत, आपके लंग्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी चीजें रेस्पिरेशन से इन्वॉल्व होती हैं। ब्लाइंडनेस, अंधा कर दिया था इस गैस ने लोगों को, एंड डेथ तो हो ही गई थी अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों की। तो हुआ क्या, पूरा चीज समझते हैं। किस चेन ऑफ सिस्टमैटिक फेलियर्स के थ्रू ये पूरा प्रोसेस हो गया, अनफॉर्चुनेटली निग्लेक्ट हुआ, कॉस्ट कटिंग, जो भी सारी चीजें हैं उन सबको हम डेप्थ में समझते हैं। सबसे पहली चीज, वाटर इनग्रेस इनटू द MIC टैंक। तो सबसे पहली चीज तो ये है, जो हमारी MIC गैस है
उसका वाटर से इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी वाटर से वो गैस जब लिक्विड फॉर्म में होती है वो टच नहीं करनी चाहिए। द इमीडिएट कॉज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर इन टैंक नंबर 610 विच कंटेन्ड अप्रोक्सीमेटली 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड। केमिकल रिएक्शन इससे एक स्टार्ट हुआ। ऑब्वियसली जब दो केमिकल्स साथ में रिएक्ट करते हैं तो एक रिएक्शन निकल कर आता है, एंड इस पर्टिकुलर केस में वो एक चेन रिएक्शन था जिसको कंटेन्ड टाइम पे नहीं करवाया जा सका। MiC plus H2O led to your CO2, amines and heat. This exothermic reaction caused temperature and the pressure inside the tank to skyrocket. ये जो एक केमिकल फॉर्मेशन हो गई when MiC interacted with water, तब वो बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट कर रही थी हमारे सिस्टम में, लीडिंग टू रप्चर ऑफ सेफ्टी डिस्क एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस। जो सेफ्टी डिस्क है, जब एक प्रेशर बिल्ड हो गया तो वो सेफ्टी डिस्क निकल के उड़ गई एंड ये गैस हमारे एटमॉस्फेयर में आने लग गई, राइट। हाउ डिड द वाटर एंटर, वाटर आया कहाँ से, पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉल्टी या फिर इम्प्रॉपरली आइसोलेटेड वाटर वैल्व्स। जो वैल्व्स थे उनको बहुत सही तरीके से सेपरेट नहीं कर रखा गया था, जिसकी वजह से वो कनेक्ट कर रहे थे वाटर की जो वॉशिंग यूनिट्स हैं। तो जो पाइप्स होते हैं जिनमें से गैसेस जाती है, सब कुछ होता है, उनको वॉश करने की भी जरूरत होती है, राइट। तो ये वॉशिंग यूनिट वाले जो पाइप्स थे, ये जो MiC टैंक से कनेक्टेड थे, उनके पास सेफ एंड फॉल्टी इम्प्रॉपर तरीके के वाल्व्स थे, सही वाल्व्स नहीं थे उनके पास। वाटर यूज्ड फॉर पाइप क्लीनिंग पॉसिबली सीव्ड थ्रू द लीकिंग सील्स। जो लीकिंग सील्स होते हैं, एक डिस्क लगाई जाती है, जैसे अगर पाइप क्लीनिंग हो रही है, कोई क्लीनिंग प्रोसीजर चल रहा है, तो दो टैंकर्स के बीच में या जो पाइप है उसके बीच में एक डिस्क अटैच कर दी जाती थी ताकि पानी इधर से दूसरी तरफ ना जाए। वो डिस्क भी नहीं लगाई गई थी। पॉसिबिलिटी ऑफ सैबोटाज, सैबोटाज की भी बात हो रही है, विच इज लेस वाइडली एक्सेप्टेड, क्योंकि बहुत अच्छे से पता है कि ये एट नेग्लिजेंस हुआ था, नेग्लिजेंस हुई थी जो हमारी यूनियन कार्बाइड की, उसकी वजह से हुआ है ये। 400 से 1000 लीटर्स ऑफ वाटर इज बिलीव टू हैव एंटर्ड द टैंक। तो वाटर एंड MiC जिनका मिक्सचर इन इटसेल्फ इज सो डेंजरस, उस केस में इतना ज्यादा पानी टैंक के अंदर जा चुका था। टैंक प्रेशर रोज फ्रॉम 2 PCI, जो नॉर्मल कंसिडर होता है, टू ओवर 55 PCI इन लेस देन एन आवर, विच इज फार बियॉन्ड द 15 PSI का लिमिट, जिसकी वजह से causing the tank burst disc to rupture, वो रप्चर हो गई जो आपकी डिस्क थी। कंप्लीट फेलियर ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स, हाउ, मल्टीपल लेयर ऑफ सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाते हैं ताकि ऐसा सिचुएशन ना आए। ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर में वो चीज़ें नहीं होती, होनी होती है, कंप्लायंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, लेकिन वो मल्टीपल लेवल्स पे या तो इनऑपरेटिव थे, इनएडिक्वेट थे, या फिर शट डाउन कर रखे थे। वाई? ताकि कॉस्ट कम हो सके। सिर्फ कॉस्ट बचाने के लिए आपने ढंग से मेजर्स नहीं लिए, विच लेड टू द डेथ ऑफ सो मेनी पीपल, राइट। तो सबसे पहले वेंट गैस स्क्रबर जो था वो ऑफलाइन था। ये करता क्या है, ये न्यूट्रलाइज करता है एस्केपिंग MiC विद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा से ये न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज मींस बैलेंस आउट कर देता है थोड़ी सी चीजें। तो ये ऑफलाइन था। रेफ्रिजरेशन का जो सिस्टम था, विच इज मेंट टू कीप द MiC एट नियर 0 डिग्री, जो उसका प्रेशर, हीट की वजह से जो प्रेशर बढ़ता है एंड गर्म हो जाता है सब कुछ, उसको कंट्रोल में रखने के लिए था, वो भी स्विच्ड ऑफ था। had been deactivated months before the disaster to save what? To save electricity की cost. इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बचाने के लिए इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम को भी बंद कर रखा था। इनऑपरेटिव क्या था हमारा फ्लेयर स्टैक, जो क्या होता है, विच इज बिल्ड टू बर्न ऑफ टॉक्सिक गैस एस्केपिंग फ्रॉम द टैंक्स। रिपोर्टेडली नॉन ऑपरेशनल था ये ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्यूल गैस। एंड लास्टली वाटर कर्टेन जो था वो इनएडिक्वेट था। जो वाटर स्प्रे सिस्टम थे to contain the escaping gas could only reach 40 feet, far below the height of the gas cloud that night. सिर्फ 40 फीट तक वो कंट्रोल कर सकते थे, उसके ऊपर जो गैस चली गई वो तो वैसे भी डेंजरस हो ही गई थी, राइट। ऑपरेशनल नेग्लिजेंस एंड कम्युनिटी की अनप्रिपेयर्डनेस, ऑपरेशनल लेवल पे तो बहुत सारे लैप्सेस थे जो फॉलो नहीं किए गए थे। अंडरस्टाफ लोग थे, नाइट शिफ्ट की जो मैन पावर थी उनको ड्रास्टिकली कट कर रखा था। वाई? ताकि उनका पैसा बच जाए, कॉस्ट कटिंग हो जाए, टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, लीविंग वेरी फ्यू वर्कर्स टू मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड ऑन टाइम। अगर आपके पास जनता ही कम है जो सही टाइम पे लोगों को आगाह कर दे या एक दूसरे को ही बता दे विद इन द फैक्ट्री, तो क्लियरली यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, राइट। पुअर मेंटेनेंस थी, क्रिटिकल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग गेजेस, alarms and pipes had long standing defects that were not repaired. बहुत पुराने पाइप्स थे, कुछ टूटा फूटा था, उन सारी चीज़ों को रिपेयर करने की भी मेहनत नहीं की गई थी। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग थी, जो ऑपरेटर्स थे उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग ही नहीं थी इन केस कोई हजार्डियस चीज़ हो जाती, उन्हें आइडिया ही नहीं था कि अगर कुछ हो जाता है तो किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए।
And lastly is your information silos. Crucial data about MIC hazard were not shared across the departments or with local authorities. कितनी डेंजरस है ये गैस. इन द सेंटर ऑफ भोपाल एक प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें इतनी डेंजरस चीज प्रोड्यूस हो रही है, उसके बारे में किसी को नहीं बताया गया था. कम्युनिटी लेवल पे पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी उनको. अगर आप ऐसे सोचो, एक फैक्ट्री में जो इंसान काम करता है वो अपना रोजी रोटी का पैसा कमाना चाहता है, उसको ये पता भी नहीं होगा कि कितना ज्यादा डिजास्टर्स चीजों के साथ वो काम कर रहा है. उसको दिख रहा है कि चलो पास में फैक्ट्री है, घर के पास सब कुछ अवेलेबल है, अपना पैसा कमाओ, रोटी कमाओ, घर लेकर आओ. उनको इन सारी चीजों का डेंजर तो पता ही नहीं था. कोई इमरजेंसी प्लान ही नहीं था, किसी टाइप का इमरजेंसी प्लान इवैक्यूएशन का कुछ इन प्लेस नहीं था. नो वार्निंग सिस्टम, कोई फंक्शनल साइरेंस नहीं थे, मास अलर्ट सिस्टम्स नहीं थे टू वार्न द पब्लिक ऑफ द गैस लीक. बट देयर हैव बीन डिफरेंट सीरीज एंड मूवीज मेड ऑन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट. उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो साइरेंस थे उनको थोड़े दिनों पहले ही बंद कर दिया गया था, वॉलंटरली निकाल दिया गया था ताकि पैनिक क्रिएट ना हो इन केस ऐसी सिचुएशन आए. ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये डिजास्टर फोर्स ही कर लिया था. जब एक छोटा सा माइनर लीक फील हुआ था एंड साइरेंस बजने लग गए थे तो उन साइरेंस को डिसलॉज कर दिया गया था, हटा दिया गया था. नो इवैक्यूएशन रूट्स, कोई रूट्स ही नहीं थे. डेंसली इनफॉर्मल सेटलमेंट्स थी जिनका कोई प्री इवैक्यूएशन प्रोसेस या पाथवे एस्टैब्लिश्ड ही नहीं था. राइट, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट्स. किस टाइप का इम्पैक्ट हुआ अल्टीमेटली इस पूरे उससे? बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही सैड एंड ट्रॉमेटाइजिंग फोटोज हैं अगर आप देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड इंसिडेंट्स की, या उन लोगों की जिनको अनफॉर्चुनेटली इसका ब्रंट फेस करना पड़ा. ये हमारी फैक्ट्री का सेटअप है, कितने सारे लोग हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी इस इंसिडेंट में. ये तो बहुत छोटी पिक्चर है. लाइक वी रेड, बहुत ज़्यादा 25,000 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे. कितने लोग थे जो कह रहे थे कि वॉरेन एंडरसन, जो पर्टिकुलरली इंडियन गवर्नमेंट जो वॉरेन एंडरसन को बचा रही थी, वॉरेन एंडरसन वाज द पर्सन ऑफ इंचार्ज यूनियन कार्बाइड का, उस फैक्ट्री का जो ये प्रोडक्शन प्लांट चला रही थी, उसको भगाने के लिए कितना ज़्यादा प्रेशर फेस कर रही थी गवर्नमेंट उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको भगा दिया था. द ह्यूमन टोल, सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, चोकिंग, एस्फिक्सिएशन, ये सारे इमीडिएट इफेक्ट्स फील हुए थे लोगों को जैसे गैस लीक हुआ था. इंटेंस टीयरिंग, आंखों में से पानी और एक बर्निंग सेंसेशन इन दी आईज, जैसे आंखें कोई जला रहा हो आपकी. नोजिया, वॉमिटिंग, सिवियर एब्डोमिनल पेन, कितने डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज थे जो लोग फेस करें. थाउजेंड्स डाइड इन देयर स्लीप, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला क्योंकि वो सो रहे थे और उनकी सोते सोते ही मौत हो गई. बिफोर अवेयरनेस ऑफ लीक, एनिमल्स, लाइफ स्टॉक, वेजिटेशन, हर चीज वाइप आउट हुई थी. ऐसा नहीं था कि आपके जो जीव जंतु हैं वो बच गए हो, नहीं, उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट आया था. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात कर लें तो रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स हैं, फाइब्रोसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, डैमेज, लंग्स के रिलेटेड इश्यूज जो हैं, ऑक्यूलर दैट इज योर आईज रिलेटेड चीजें जो हुई थी, कैटरैक्ट्स हो गए, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस क्रिएट हो गई आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, न्यूरोलॉजिकल चीजें भी देखने को मिली, मेमोरी लॉस, पीटीएसडी, ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, रिप्रोडक्टिव उसमें भी डिफेक्ट्स देखने को मिले हैं. बहुत सारी मिसकैरेज हुई हैं लोगों की. स्टिल बर्थ मीन्स बच्चा डेड ही बॉर्न हुआ है. बर्थ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं फॉर सेवरल जनरेशंस तक अनफॉर्चुनेटली इसके डिफेक्ट्स एंड डैमेज देखने को मिलता है. ऑन्कोलॉजिकल दैट इज सिवियर इंक्रीज इन द रेट ऑफ योर कैंसर में भी उधर की पॉपुलेशन में थोड़ा इंक्रीज ज़्यादा देखने को मिला है. एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन तो जो हुई वो तो हुई, उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ा वो भी बहुत सिवियर था. लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, अब हम बात करते हैं लाइबिलिटी की. तो इंडिया में हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉलो करते हैं एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारा आया ही इस केस को लेकर है. जब ये इतने वास्ट लेवल पे ये डिजास्टर हुआ तब पीपल रियलाइज कि नहीं यार, कोई भी इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी से और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचनी नहीं चाहिए. बाय बिकॉज जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होता है वो हमें एक्सेप्शंस अलाउ करता है. अगर एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कोई इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में इट मींट एब्सोल्युटली नो या फिर जीरो एक्सेप्शंस. बिल्कुल कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा. तो क्या है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, क्या होती है वो हमने बात करी है रायलैंड वर्सेस फ्रेचर के केस में. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होल्ड करती है पार्टी को रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज कॉज्ड बाय द एक्टिविटीज रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट और नेग्लिजेंस. द प्लेंटिफ नीड नॉट प्रूव नेग्लिजेंस, ओनली दैट द हार्म अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेंडेंट का इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी. उससे भी ज्यादा अगर कोई नॉन नेचुरल यूज है तो
आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या हुआ था? इट वाज अ इंग्लिश लैंडमार्क केस एस्टैब्लिश्ड दैट द पर्सन हु ब्रिंग्स ऑन टू देयर लैंड एनीथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज मिसचीफ इट इज इफ इट एस्केप्स, अगर कोई चीज आपके लैंड पे आप लेकर आए हो जो थोड़ी सी डेंजरस है एंड अगर वो एस्केप करेगी तो you have to face the brunt of it. If they fail and harm results, they are liable for natural consequences without any need to prove negligence. The principle was later adopted into various common law jurisdictions including India. पहले हम ये follow करते थे. Application to Bhopal, MIC की storage and manufacturer is inherently dangerous. ठीक है, सबसे पहले तो वो in itself is a very dangerous gas. Like तो वो clear candidate बन गया था हमारा strict liability के लिए. Under strict liability, the Union Carbide India Limited would be liable for the harm caused by these gas escape without the victims needing to prove negligence. को कोई जरूरत नहीं थी. However, classic strict liability case में defenses allowed करता है, right? मैंने बात करी act of God, third party का fault, plaintiff की own गलती, giving the defendants escape route. वो defendants को excuses दे देता है कि आप इसको use करके निकल सकते हो. These exceptions weakened the strict liability की application in complex industrial disasters like भोपाल. ये कॉम्प्लिकेट कर देता है. अगर आप अवेलेबिलिटी ये दे रहे हो इसमें तो आप इजीली कोट कर सकते हो इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया, एक्ट ऑफ गॉड था, हमें नहीं मालूम, हमारी कोई गलती नहीं थी, नेग्लिजेंस थी, बहुत सारी चीजें बोल के आप खुद को बचा सकते थे. तभी ये रिकग्नाइज हुआ कि इंडिया में हम फॉलो करेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी. इट इज अ स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ लायबिलिटी विद नो डिफेंसेस अवेलेबल. अगर हैजार्डियस एंटरप्राइज कॉज कर रही है हार्म, उसकी लायबिलिटी इज टोटल एंड अनकंडीशनल, बिल्कुल जीरो एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको. irrespective of reasonable care, act of God, third party fault, enterprise cannot escape the liability under any circumstances whatsoever. Environment Protection Act लेकर आए हम इसके बाद, enacted directly in response to भोपाल. भोपाल के बाद ही इस चीज की नीड फील हुई कि नहीं यार एक environment related act होना चाहिए. एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करना शुरू करा. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ओलियम गैस लीक केस था, जो इससे एक सेपरेट केस है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो आप एब्सोल्युटली लायबल हो गए. भोपाल गैस ट्रेजेडीज का भी एक एक्ट था टू रिप्रेजेंट ऑल द विक्टिम्स जो जिन्होंने ये कैटास्ट्रोफी फेस करी. डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, एब्सोल्यूट में अवेलेबल नहीं होते. दोनों में नेग्लिजेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है. इसका ओरिजिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का इज वाया रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, लेकिन हमारा एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन योर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. कॉम्पेंसेशन स्टैंडर्ड डैमेजेस होते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द एंटरप्राइज. जितना बड़ा एंटरप्राइज उतना बड़ा ये. एप्लीकेबिलिटी सारी डेंजरस थिंग्स पे ये यूज होता है. ये यूज होता है इनहेरेंटली हैजार्डियस नेचर, जिनका नेचर ही हैजार्डियस हो. सेटलमेंट, जस्टिस डिनाइड हुआ या जस्टिस डिलीवर हुआ, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज रह रखी है व्हेन इट कम्स टू योर भोपाल गैस ट्रेजेडी. इन February 1989 द इंडियन सुप्रीम कोर्ट ब्रोकर्ड अ सेटलमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन कार्बाइड फॉर $470 बिलियन की एक सेटलमेंट रीच हुई. अ फ्रैक्शन of what the victims and advocates demanded. जो मांगा था उसका ये बस एक छोटा सा फ्रैक्शन था. And criminal liability for Union Carbide. The settlement, what the settlement did do actually, उसने immediate structural compensation तो दे दी, उसने resolve कर दिया years of litigation, set the foundation for future hazardous. एक precedent set हो गया कि अब से अगर आप ऐसी कोई हरकत में involved हो जो inherently dangerous है and कोई issue हो जाता है, कोई ऐसा catastrophe हो जाता है तो you would be responsible. एक precedent set हो गया. क्या चीज fail कर गया वो? It is so much less than what they asked for. इनिशियली उन्होंने $3.3 बिलियन मांगे थे लेकिन वो नहीं दिए गए. एक्सटिंग्विश्ड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यूसीसी, हमारे जो यूनियन कार्बाइड के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रोक दी गई. सीईओ जो थे हमारे वॉरेन एंडरसन, ही वाज नेवर एक्स्ट्राडाइट. लाइक आई सेड, उनको भगा दिया गया था इंडिया से, लेकिन कभी भी उनके अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कराया गया कि उनको वापस लेकर आओ ताकि वो चार्जेस फेस करें. पर विक्टिम कॉम्पनसेशन वाज रफली $2,200 which was grossly insufficient. अब दो चीजें और बताना चाहूंगी मैं. अगर मैं की टेक अवेज की बात करूं तो इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस के बारे में बहुत क्लियर फर्म चीज एस्टैब्लिश हो गई थी कि अगर आप एब्सोल्युटली लायबल हो तो आप खुद को बचा नहीं सकते. एक लेगेसी क्रिएट कर दी हमने. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आ गए. फिर एमसी मेहता का जब केस आया तब उसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर ली. स्ट्रिक्ट वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी का डिस्टिंग्विश हो गया इस पर्टिकुलर केस की वजह से. एंड लास्टली जुडिशरी जस्टिस रिमेन्स इनकंसिस्टेंट बिकॉज अभी तक जितना भी सेटलमेंट मिला था वो कंप्लीटेड नहीं है. एंड इट इज 2026. 2023 तक भी यूनियन कार्बाइड वाज स्टिल बीइंग आस्क्ड टू पे मोर. राइट नाउ देयर आर टू मूवीज इफ यू वांट टू वॉच जो इससे रिलेट कर सकते हैं आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी से. फर्स्ट इज योर भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन.
2014 की मूवी है जिसमें बहुत अच्छे से एक पर्सपेक्टिव ऑफ अ झुग्गी झोपड़ी वर्कर के उससे दिखाया है कि जो डे टू डे बेसिस पे अपना खर्चा पालने की कोशिश कर रहा होता है, उसके लिए कैसा था ये पूरा एक्सपीरियंस. राजपाल यादव वॉज योर इंडस्ट्री वर्कर एंड ही वॉज वर्किंग इन द फैक्ट्री एज एन MIC एम्प्लॉय, UCC एम्प्लॉयड. एंड सेकंड है आपकी रिसेंटली 2023 में आई है रेलवे मैन. इट इज़ अबाउट दोज पीपल जो रेलवे में इन्वॉल्व थे, जो रेलवे के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने हेल्प करा लोगों को भोपाल से बाहर निकालने के लिए, कैसे कितना जद्दोजहद हुई थी टू गेट पीपल आउट ऑफ दैट प्लेस बिकॉज इट वॉज सो टॉक्सिक फॉर पीपल टू स्टे देयर, राइट. So with that we have completed everything that you needed to know about your भोपाल गैस ट्रेजेडी. बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था एंड उसके बाद से बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेकर आ गया है इंडिया, लेकिन तब भी इतना कैटास्ट्रोफिक इवेंट जिसके रेपोकशंस आज तक भी लोग फेस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इन्वायरमेंटल लॉ का जेनेसिस जानने के लिए, राइट. आई हैव टोल्ड यू, अगर आपको चेरनोबिल के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के दें एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट. लाइक आई मेंशन करियर अड्डा की ऐप पे देयर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल टू यू. MSCET लॉ हो गया, क्लैट हो गया, CUET PG, कुछ भी उठा लो, देयर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल. एंड अगर आपको सही टाइप की गाइडेंस चाहिए, कॉन्स्टेंट सपोर्ट चाहिए, देन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन दीज so that we can be in touch and we can guide you in the best way possible for you. कोड है RSNLU जिसको आप यूज कर सकते हैं, टू गेट मोर डिस्काउंट. RSNLU. And with that I will wrap up this video on Bhopal gas tragedy. If you need more such videos, comments में लिखो so that we can get you such videos. और किसी टॉपिक के ऊपर या like I said चेरनोबिल के ऊपर आपको जानना है तो comments में ज़रूर लिखना and I will definitely come back with more. Thank you so much everyone. Keep learning.